अभी तक जो लगा है, अभी तक कर्फ्यू जो लगता है समानांतर कानून व्यवस्था की स्थिति में लगता है, जब किसी तरह के लोगों को सुरक्षित करने के लिए और विशेष तौर पे किसी तरह का तनाव हो जब। लेकिन ये बिल्कुल ही अलग तरीके का कर्फ्यू है, जिसमें लोग सिर्फ इस संक्रमण से बचने के लिए इस स्तर तक सबको आना पड़ा है। तो जहां तक चुनौती की बात है, चुनौती बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग तरीके की चुनौती है, जो हम सबके जीवन में शायद पहली बार इस तरह की चुनौती आई है। ऐसे में पुलिस का रोल बड़ा अहम हो जाता है। हर व्यक्ति जब इस चीज को आपको नियंत्रित करना होता है, यानी व्यक्ति को जब समझाना होता है शुरू में कि व्यक्ति बाहर ना निकले, तो पुलिस को हर तरीके का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि आपने देखा होगा यहाँ पर पुलिस ने कई जगह यमराज के वेश में निकल करके और लोगों को एक इनोवेटिव तरीके से समझाया, कई जगह नुक्कड़ नाटक, कई जगह अपने सोशल मीडिया के मैसेजेस का उपयोग किया, और जो नहीं माने फिर उनके विरुद्ध कड़ी सख्त कार्रवाइयां भी की। यानी पुलिस ने हर संभावित तरीके का उपयोग किया जिससे लोगों को इसके लिए मोटिवेट किया जा सके, प्रेरित किया जा सके, या कई जगह आपको उसको एक वैधानिक कार्रवाई भी करनी पड़ती है। तो यानी कि पूरी एक संभावित हर तरीके का पुलिस ने प्रयोग किया, और उसका उद्देश्य था कि अभी जो चुनौती है, जो कि बिल्कुल अभूतपूर्व चुनौती है, इस तरह की अप्रत्याशित चुनौती है, इस चुनौती से हम अच्छे ढंग से निपट सकें। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी के जीवन में शायद इस तरह की आई पहली बार या प्रत्याशित और सबसे बड़ी चुनौती है। जी, काफी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में पुलिस फोर्स है, उनको, और करीब 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी है, जो शायद उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने घर भी नहीं गए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, लगभग यहाँ का पुलिस बल 5000 से ज्यादा है, 5000 का बल है, और बाकी कुछ अतिरिक्त बल भी बुलाया गया है। इससे मुख्य तौर पे उन क्षेत्रों में जहाँ पर पुलिस बल बिल्कुल कटिंग एज पे, उन संक्रमित प्रभावित क्षेत्रों में तैनात है, वहां पर उनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और हम लोगों ने विशेष तौर पे कुछ ऐसे रिक्विजिशन करके होस्टल, धर्मशालाएं और कुछ जगहों को तय किया है कि वहां का बल अपने घर न जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी संक्रमण की जो दर है बहुत ज्यादा है, और संक्रमण पर कई बार आप अनुमान नहीं कर सकते। कई बार हम एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि हमारे अंदर कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन हम उस बीमारी को फैला सकते हैं। इसमें 80% जो केसेज आए हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उसमें संबंधित जो व्यक्ति है, संबंधित जो जवान है, संबंधित जो व्यक्ति जो संक्रमित है, उसे खुद भी पता नहीं होता और उसके पास के लोगों को भी पता नहीं होता, और संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इस संक्रमण के आसपास रहेगा, उसके संक्रमित होने की संभावना भी उतनी ज्यादा रहेगी। जैसे कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, जैसे कि पुलिस कर्मी है, ये बिल्कुल कटिंग एज पे काम कर रहे हैं, और इनके संक्रमित होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा रहती है। तो इस परिस्थिति में एक पुलिसकर्मी जब बिल्कुल अपने को ठीक ठाक पाता है और घर अगर जाता है, तो कई ऐसे केसेज आए, तो वो फिर घर के लोगों को, बच्चों को, घर के अन्य सदस्यों को आसानी से संक्रमण से प्रभावित कर देता है। इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि लगभग ये लोग घर नहीं जाएंगे। लगभग 1200 लोगों को इसके लिए जो उन क्षेत्रों में तैनात थे, उनके लिए धर्मशालाएं, उनके लिए होटल, हॉस्टल्स, जो चीजें उपलब्ध थी उन्हें तय किया गया, और 1200 लोग घर नहीं जाते हैं। वो लगभग 1 महीने से बाहर रह रहे हैं, वो इसी शहर में रहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं जाते हैं कि वो संक्रमण का, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो संक्रमण का दायरा ना फैले, उनके जो जानने वाले लोग हैं वो संक्रमण से प्रभावित ना हो। तो ये बिल्कुल अलग तरीके की चुनौती है, और इस चुनौती से हमारा बल भी निपट रहा है। हालांकि इस चुनौती से जब निपटने की बात आती है, तो हम लोगों ने उन संसाधनों का भी पूरा उपयोग किया है, उन संसाधनों को सुनिश्चित किया है जिसके बदौलत तो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी ड्यूटी को कर सकें। जैसे कि जो संक्रमित इलाकों में है, जिनको चौराहों पर ड्यूटी है, जिनको लोगों से आसानी से काफी उनके संपर्क में आने की संभावना है, उन्हें पीपी किट अनिवार्य किया गया है कि वो पीपी किट पहनकर ही चेकिंग करें। उनके लिए धूप के टेंट लगाए गए हैं, जैसे कि उनको छाते दिए गए हैं, जैसे कि उनको आसानी से जो सैनिटाइजर, मास्क जैसी चीजें अनिवार्य की गई हैं। तो यानी कि जो प्रारंभिक चीजें जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जरूरी हैं, जो वो सारी चीजें मुहैया कराई गई हैं। हालांकि धूप बहुत तेज है, काफी मौसम भी काफी गर्म है, लेकिन चौराहों पर इस तरह भी उस परिस्थिति में सड़क पर खड़े होकर काम करना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो जवान है, हमारा जो पुलिसकर्मी है, इन तमाम विपरीत हालातों में भी बड़े ही अच्छे आत्मविश्वास, ऊंचे मनोबल के साथ लगातार काम कर रहा है। जी, कई विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है पुलिस फोर्स, मौसम में भी बदलाव हो रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि किस तरह के सपोर्ट की पुलिस फोर्स को ऐसे वक्त में आवश्यकता होती है, क्योंकि ये स्थितियां अपने आप में बहुत प्रतिकूल हैं पुलिस फोर्स के लिए, चाहे मौसम की बात हो, एक तरफ बीमारी उनको होने का भी खतरा है। हम जानते हैं कि एक इंस्पेक्टर वो भी संक्रमित हुए, उनकी मौत हुई,
और ऐसे पुलिस फोर्स में जो उनके घर में लोग बैठे हैं, उनको भी दिन रात ये चिंता रहती है कि हमारे परिवार से ड्यूटी पर लोग मौजूद हैं, हमें उनसे अलग भी रहना है, और एक तरफ घर में उनकी चिंता भी है कि कहीं उनमें संक्रमण ना आ जाए। तो किस तरह का सपोर्ट की आपको ऐसे समय में आवश्यकता होती है? इसमें निश्चित तौर पे मानसिक संबल काफी चाहिए और आत्मबल उनका ऊंचा होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, अगर कोई जवान बीमार पड़ता है, तो उसे ऐसा ना हो कि उसे जांच के लिए हॉस्पिटल में भर्ती के लिए उसे फीस के लिए भटकना पड़े। इसलिए हम लोगों ने यहाँ एक टीम बनाई है हमारे कार्यालय में। उसमें एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी प्रभारी बनाया गया है। उस विपरीत हालात में, विपरीत परिस्थिति में स्वास्थ्य में व्यक्ति सीधे उनसे संपर्क करता है और बाकी सारी जिम्मेदारी, सारा काम फिर उस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का होता है कि कैसे वो संबंधित जवान को भर्ती करा सकें और कैसे उसकी सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करें, उसे ज़्यादा सरलता से संपादित करा सकें। तो इसमें काफ़ी एक अच्छी टीम है, ये समस्या नहीं है। इसके अलावा संसाधनों से संपन्न करना, जिस जंग में जा रहे हैं उस जंग में उनकी हथियारों में पैनापन हो, यानी कि यहाँ जो कोरोना की लड़ाई है उस कोरोना में पहले वो खुद को सुरक्षित महसूस करें। तो जो जेल के आसपास ड्यूटी है, जो हॉस्पिटल के आसपास ड्यूटी है, जिनकी चौराहों पर ड्यूटी है, उन्हें जो आवश्यक जो उपकरण हो सकते हैं, जो ड्रेसेज हो सकते हैं, जो सुरक्षा से संबंधित उनके जो महत्वपूर्ण चीजें, उन चीजों को उनके लिए प्रदान किया गया है और अनिवार्य भी किया गया है कि वो पहने भी उसको। साथ साथ इसकी सफलता के लिए जहां तक बात है, सफलता के लिए आवश्यक है कि लॉकडाउन एक ऐसा चीज है कि सिर्फ हम कोई डंडे के बल पे लागू नहीं करा सकता। इसे लोगों में उसके लिए भरोसा लाना होगा। लोग उसको माने कि ये निर्णय जो है प्रशासनिक निर्णय नहीं है, ये उनके स्वयं का निर्णय है, ये उनके स्वयं के हित के लिए लिया गया निर्णय है। और मेरा मानना है कि लोग इसको मान रहे हैं। लगभग 99% लोग इसका खुद पालन करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि देश में शायद सबसे सख्ती से जो लॉकडाउन लागू हुआ है उसमें से एक इंदौर है। काफी यहाँ पे उसको मजबूती से लागू किया गया है और लोगों को यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोगों ने इसको बड़ी ही इसको आत्मीयता से, बहुत ही इसको अपने मन पर लेकर के बड़े सघनता के साथ इसको अपनाया है, इसे स्वीकार किया है और शायद इसी कारण से यहाँ पे काफी सफलता से लागू भी हुआ है। लोगों को थोड़ी बहुत समस्याएं आई, लेकिन पुलिस ने इस बात के लिए कोशिश की कि जब लागू करें तो लोगों को ऐसा लगे कि ये थोपा गया निर्णय है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे सब्जियां, फल जैसी चीजों को भी जो शायद अन्य शहरों में आसानी से हासिल हो, उन चीजों को भी अभी 2 दिनों से पहले से इसे लागू किया गया है। उद्देश्य ये था कि लोगों को जिस तरह से संक्रमण बढ़ा, जिस तरह से चुनौती बढ़ी, उसी अनुपात में हम उसे लड़ाई भी लड़े। और उद्देश्य था कि आने वाली जो भयावहता है लोग उसको महसूस करें और सोचे कि हम अगर छोटा सा त्याग कर रहे हैं तो ये भयावहता से बचने के लिए है। और लोगों ने इस चीज को समझा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि पुलिस ने गैर पारंपरिक जो तरीके हो सकते हैं इससे बचने के लिए, जैसे कि चौराहों पर अलग अलग डमी, कुछ अलग अलग जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अपने रेडियो टॉक के माध्यम से, वीडियो संदेश के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से पुलिस ने लगातार इस बात की कोशिश की कि हमारी जो बात है, हमारा जो संदेश है लोगों के मन तक, दिल तक पहुंचे और लोग उसे स्वीकार करें, लोग समझें कि हाँ ये बिल्कुल उचित है और बिल्कुल उनके हित में लिया गया निर्णय है। और मुझे लगता है कि लोगों तक ये बात पहुंची। अन्यथा आप 40 लाख के शहर में इस तरीके से किसी बात को थोप कर लागू नहीं करा सकते। और मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि शायद सबसे ज्यादा जिस शहर के लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है, बजाय मैं नहीं कहूंगा कि किसी ने पालन कराया, मैं कहूंगा खुद उन्होंने स्वनिर्णय से इसे पालन किया है, उस तरीके का शायद मिसाल अन्य शहरों में नहीं मिलेगी। जी, तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन के लगभग सभी माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए लोगों तक ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन, ये अवेयरनेस, ये जागरूकता लाने की, उन तक पहुंचाने की कोशिश की पुलिस ने, फोर्स ने, प्रशासन ने। आपको क्या लगता है कि इंदौर जो मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल है, काफी आवाजाही रही लोगों की, इसमें कहा जा रहा है कि मार्च के चौथे हफ्ते तक, इसके अलावा आपके यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, सभी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही कि जो परिस्थितियां हैं इंदौर के लिए इतनी चुनौतीपूर्ण हुई? सबसे बड़ी तो चुनौती है कि आप देखेंगे जो भी शहर जिसका बहुत ज्यादा संपर्क रहा, जहाँ पे लोगों का बहुत आना जाना रहा, मूवमेंट रहा, उन जगहों पे आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें चाहे राष्ट्रीय स्तर पे, वहां पे इस तरह की संभावना ज्यादा रही। उसमें एक बड़ा कारण जैसे कि लगभग 6000 के आसपास लोगों का पिछले दिनों जो की हिस्ट्री थी, जो उनका जो टूर हिस्ट्री था। बाकी इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कई ऐसी चीजें जैसे कि
यहाँ पे 5 लाख का फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जिसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते नॉर्मल दिनों में भी। फिर यहाँ पे एक यहाँ के वाणिज्यिक राजधानी होने के कारण लोगों का काफी ये न सिर्फ यहाँ के बल्कि अन्य राज्यों के लोगों से भी काफी सीधा संपर्क है, मुंबई से काफी सीधा जीवन संपर्क है इस शहर का। तो इन सारी चीजों के कारण थोड़ी सी चुनौती यहाँ पे ज्यादा रही। दूसरा हम कहना चाहेंगे कि जो संख्या ज्यादा आई, जिसको हम मान रहे हैं कि संख्या काफी है, अभी 1600 से ज्यादा संख्या है ये, इसके पीछे एक बड़ी वजह बड़ी संख्या में टेस्टिंग का भी होना है। बड़ी संख्या में टेस्टिंग की गई ताकि ये जो संख्या है लगभग बाकी जो विकसित जो देश हैं उनके लगभग बराबर है, थोड़ा सा कम है उससे, लेकिन उस टेस्टिंग के कारण यहाँ पे संख्या ज्यादा आई। इस तरह के शुरुआती दौर में संख्या ज्यादा आई, जिससे एक ये बात भी आई कि शायद ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे मृत्यु दर ज्यादा है और इस तरह के लोगों में भय फैले। लेकिन आप एक और चीज देखेंगे कि किसी छोटे शहर में जहाँ सुविधाएं नहीं है, किट की बाकी चीजें नहीं है, वहां हम चेक नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि संख्या कम है। लेकिन बाद में जब भयावहता आती है, जब वो लेटर ऑफ स्टेज में चीजें बिगड़ जाती हैं, तब उन चीजों को हम महसूस करते हैं। तो यहाँ एहतियात के तौर पे काफी बड़ी संख्या में टेस्टिंग भी कराई गई और उस टेस्टिंग के कारण संख्या ज्यादा रही। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि संख्या ज्यादा होने के बावजूद अभी जो स्थिति काफी अच्छी दिशा में, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। लगातार जो सारे मानक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं और अगले कुछ 8-10 दिनों में स्थिति काफी सुधर जाएगी। जी, तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि काफी कमर्शियल कैपिटल है, बहुत आवाजाही होती है लोगों की, ऐसे में अलग तरह की चुनौतियां हैं इंदौर शहर के लिए मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से। निश्चित तौर पे जब ऐसे शहर में आते हैं, आप अगर देखें तो जितने भी जहाँ पे ज्यादा इस तरह का इंटरेक्शन है, जहाँ पे ज्यादा, उन बड़े शहरों में ही ज्यादा संकट हुआ। दूसरा एक और इसका दूसरा पक्ष भी देखें दूसरे तरीके से, जैसे कि हम एक काफी बड़े शहर में लेते हैं जहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा हैं, जो कि सबसे बड़ी एक चिकित्सा सुविधाएं भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, जहाँ पे आप टेस्टिंग भी करा सकते हैं, बाकी चीजें। आप एक छोटे से शहर का लें, हम जानते हैं कि 80% लोग स्वयं ठीक हो जाते हैं। 80% जो इन्फेक्शन होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि आप अगर टेस्ट कराएंगे, टेस्ट करने के बाद फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे, अगर टेस्ट नहीं भी कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस स्थिति में खतरा रहता है संक्रमण फैलने का। तो हो सकता है शुरुआती दौर में अगर कोई क्षेत्र टेस्ट न भी कराए और हम पता न चले, वहां तक न पहुंचे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। छोटे शहर, छोटे कस्बे, वहां भी फैलने की संभावना है, लेकिन स्पेसिफिक जब वहां मूवमेंट कम है तो उस अपेक्षाकृत कारणों से कम रहेगा, लेकिन वहां भी फैल सकता है। लेकिन एक दूसरी बड़ी वजह रहेगी वहां पता न लगने की, कि वहां चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, हम टेस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे कि क्या संक्रमण है। और समान तौर से कई बार हम उस डेथ को एक सामान्य नेचुरल डेथ के रूप में काउंट कर लेते हैं। आप देखेंगे अगर इसको ठीक से उस तरीके से सर्वे किया जाए तो जो कई जगहों पे स्थिति आएगी, कई छोटे कस्बों में, शहरों में इस तरह की स्थिति दिखेगी। तो मेरा ये कहना है कि इसमें चूंकि काफी बड़े लेवल पे यहाँ पे टेस्टिंग किया कराया गया, काफी बड़े लेवल पे यहाँ पे सैंपल्स लिए गए, तो इसलिए इस तरह की संख्या ज्यादा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ठीक होने वालों की संख्या भी यहाँ सबसे ज्यादा है। लगातार यहाँ बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर के घर जा रहे हैं। हर व्यक्ति का जो आ रहा है उसका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया जा रहा है। यहाँ पे मैं पुलिस की जो तैयारी है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि लगभग 200 के आसपास यहाँ पे लॉकडाउन के जो अलग अलग कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, उन जोन्स को चिन्हित किया गया है। उन इलाकों में बैरिकेटिंग की गई है जिसमें आने और जाने का सिर्फ एक रास्ता है। साथ ही साथ इन पूरे क्षेत्रों में कैमरे लगाए गए हैं। उन कैमरों का जो मॉनिटर है हमारे ऑफिस में है और संबंधित थाने में है, तो उसके आधार पर हम उसको देख सकते हैं, हम आसानी से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और इसके कारण हम लगातार अगर कोई व्यक्ति उसको उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो काफी माइन्यूटली और बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इससे इन चीजों को पालन कराने में, मुख्य तौर पे लॉकडाउन को पालन कराने में काफी हमें मदद मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे कंट्रोल रूम में एक व्यक्ति देख रहा होता है जो कंट्रोल रूम से जुड़ा होता है। अगर कहीं उल्लंघन होता है तत्काल उस सेट पे बोलता है और संबंधित जो पॉइंट होता है वो जाके व्यक्ति को इंगित करता है, उसे रोकता है, कार्रवाई करता है। जिस तरह की स्थिति होती है वो निर्णय लेता है। तो हम तकनीक का काफी प्रयोग करते हैं। ड्रोन कैमरों का हम उपयोग कर रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि कुछ इलाकों में जो गलियां हैं, पतली सघन गलियां, उन इलाकों में ड्रोन कैमरे हैं। तो लगातार हमारी टीमें तकनीक का भी उपयोग करके अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को कन्विंस करके, सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों के लिए लगातार तत्पर है कि हमारी जो लॉकडाउन की जो प्रणाली है, जो हमारे कंटेनमेंट जोन है, उसमें सख्ती से उसे लागू किया जा सके। और मुझे लगता है कि काफी सख्ती से लागू भी किया गया है। जो भी इस तरह के चिन्हित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से केसे जाने अभी बहुत ही कम हो गए हैं। पिछले लगभग 15-20 दिनों से अलग अलग समय कालखंड में अलग अलग लागू किए गए थे।
जहां पे जिस तरह के केसेज आए, लेकिन उन इलाकों से केसेज का विस्तार या उन इलाकों में केसेज के आने काफी कम हो गए हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें 14 दिन का कम से कम केस आने के बाद भी एक वेटिंग टाइम रहता है, क्वारंटाइन टाइम रहता है, तो उस समय तक हमें वेट करना होगा और 8-10 दिन, लेकिन स्थिति काफी बेहतर और पॉजिटिव दिशा में इंगित कर रही है। जी, तो जिस तरह आपने बताया कि इंदौर में जो टेस्टिंग है वो बहुत ज्यादा नंबर में हो रही है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है टेस्टिंग पर मिलियन पीपल, यानी प्रति 10 लाख लोगों पे जो नेशनल एवरेज है वो 517 के करीब बताई जा रही है। जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक इंदौर में करीब 2500 टेस्ट हो रहे हैं, मतलब पूरे देश में 517 हो रहे हैं, तो इंदौर में 10 लाख लोगों पर 2486, ऐसे ही भोपाल में प्रति 10 लाख लोगों पर 3316 है, उज्जैन में वैसे ही प्रति 10 लाख लोगों पर 3870 है। तो इस तरह से जो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है टेस्टिंग पर मिलियन पीपल, प्रति 10 लाख लोगों में इंदौर नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा आगे है, ये भी एक वजह हो सकती है। साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इंदौर जिसे सबसे साफ सुथरा शहर देश का माना जाता है, वहां इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिला इस कोविड महामारी का। तो जो फेक न्यूज होती है, जो भ्रामक खबरें होती हैं, जो अफवाहें होती हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस के काम में बाधा डालती हैं, जिसकी वजह से लोग कॉपरेट नहीं करते। निश्चित तौर पे वो एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हम देखते हैं कि सामान्य जब कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ती है तो पुलिस की पहली नजर सोशल मीडिया पर और कई बार इंटरनेट को बड़े शहरों में बंद करना पड़ता है। तो उस तरह से इसमें भी चुनौती रही। कई बार इस तरह की भ्रामक जानकारियां कि जो शिविर चल रहे हैं, जो क्वारंटाइन जोन चल रहे हैं, उसको लेकर के कई तरह की भ्रामक जानकारियां, कई बार भ्रामक मैसेजेस चलने लगते हैं, कई बार लोग अशिक्षित होते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। पुलिस हालांकि लगातार नजर रखती है। हमारे पास एक बड़ी मजबूत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है जो लगातार इस तरह के मैसेज पे नजर रखती है और तत्काल कार्रवाई भी करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसे लोगों तक पहुंच जाता है जो उससे प्रभाव में आ जाते हैं, तो उसको तत्कालिक तौर पे उसका कई बार दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन हमारी जो टीम है चूंकि प्रोएक्टिव होकर के काम करती है, लगातार इन ग्रुप्स पर नजर रखती है, तो समय रहते हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस को रोका है, बहुत सारे लोगों को रोका है, उन पर कार्रवाई की है, उन्हें गिरफ्तार किया है और उसके कारण चीजें कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में भी कानून व्यवस्था के लिए जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनमें से एक चुनौती सोशल मीडिया पर बढ़ते फेक न्यूज का होना है। जी, काफी बड़ी चुनौती है ये पुलिस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। जिस तरह आप बात कर रहे थे कि ये कठिन परिस्थितियां हैं और ऐसी परिस्थितियों में कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं, तो प्रशासन को क्या इंदौर में इस लॉकडाउन के दौरान कई बार स्ट्रिक्टनेस से, कड़ाई से भी नियम लागू करवाने पड़े? निश्चित तौर पे ये कड़े नियम लागू कराने पड़े। जब हम लोगों ने शुरू में लागू किया तो शुरू में लगभग सारी चीजें दवाओं को छोड़ करके बैन की गई थी। 29 मार्च से काफी सख्ती से लागू किया गया। उसके बाद फिर अगले दिन से फिर हम लोगों ने, चूंकि दूध जरूरी था, फिर दूध को इसमें सम्मिलित किया गया। फिर कुछ दिनों में, 1-2 दिनों के बाद फिर अनाज को हम लोगों ने इसमें सम्मिलित किया। अनाज, लेकिन इसमें तय रखा गया, इस बात को तय किया गया कि कोई भी चीज जो दिया जाएगा उसमें व्यक्ति कहीं इकट्ठे नहीं होंगे, उनके घरों तक होम डिलीवरी की जाएगी। कुछ इतने नंबर्स होंगे जिस नंबर को डायल कर सकते हैं और उसके बाद संबंधित व्यक्ति के यहाँ अनाज पहुंचेगा। तो ये भी सुनिश्चित किया गया। फिर बाद में अभी फल और सब्जियों को भी 2 दिन पहले शुरू किया गया है। तो धीरे धीरे किस्तों में शुरू किया गया और निश्चित तौर पर लोगों ने इसमें काफी सहयोग किया है। इस बात के लिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस सहयोग के बिना इस तरह से एक कठिनाई के भरे दौर में वो धैर्य पूर्वक अगर रहे तो निश्चित तौर पर उनके इसमें धैर्य का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो पुलिस को लगातार इन चुनौतियों को देखते हुए कई बार कार्रवाइयां करनी पड़ी। कई बार ऐसी स्थिति आई कि उसको उल्लंघन की स्थिति बनने लगी। तो आप अगर इस बात के लिए संकल्पित हैं कि आपको सख्ती से लागू कराना है तो आप वेट नहीं कर सकते। आप इस बात के लिए वेट नहीं कर सकते कि थोड़े, क्योंकि एक बार अगर नियम टूट रहे हैं और आपने अनदेखी शुरू कर दी तो फिर उन नियमों के टूटने का क्रम शुरू हो जाता है जी। तो इसमें आवश्यक है कि आप पहली बार नियम टूटने पर ही रिएक्ट करें, उसमें कार्रवाई करें, उसे सुनिश्चित करें कि इस तरह की चीज न दोहराई जाए। तो पुलिस ने उसमें कार्रवाइयां भी की हैं, बड़ी संख्या में कार्रवाइयां की हैं। लेकिन मैं फिर भी मानना कहूंगा कि कार्रवाई के साथ साथ लोगों का इसमें सहयोग सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है, जिसके कारण ये चीजें बड़ी अच्छे ढंग से, काफी मजबूती के साथ लागू हुई है। जी, जिस तरह हमने खबरें देखी इंदौर से जुड़ी, ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन से काफी पहले, 2-3 हफ्ते पहले ही शायद इसके केसेस आने शुरू हो गए थे। ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने बताया कि
फ्लू लाइक सिम्टम्स जो थे वो हॉस्पिटल्स में लोगों को आने शुरू हो गए थे। बावजूद इसके कई प्रदर्शन जारी थे इंदौर शहर में, और जिसका हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी जिक्र किया कि इंस्पेक्टर जो उसको मैनेज कर रहे थे वो संक्रमित हुए, उनको इसका असर पड़ा और उनकी मौत हुई। इसी तरह जो एक ये लंबा टाइम गुजरा जिसमें चीजों का पता नहीं चला या चीजें आपके हाथ से निकल गई, शायद वो एक बड़ी कारण बड़ी वजह बने कि अचानक से जो मामले एकदम बढ़े, या टेस्टिंग की सुविधा पहले शहर में नहीं थी, बाहर दूसरी जगह सैंपल ले जाना पड़ता था, और अब शायद जो स्थितियां हैं उनको मैनेज करने के लिए काफी कार्रवाई की जा रही है, काफी कदम उठाए जा रहे हैं। शुरुआती दौर में कर सकते हैं कि जब संक्रमण आया तो शायद शुरुआती दौर में शहर उस हमले को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उस स्थिति को समझा गया, धीरे धीरे संसाधनों को ठीक किया गया, धीरे धीरे जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनको बेहतर किया गया, टेस्टिंग किट्स की क्षमता बढ़ाई गई, पुलिस बल को बढ़ाया गया, यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई, यहाँ पे हर जगह कैमरे लगाए गए, यहाँ पे ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू की गई, 24 घंटे यहाँ पे नाके लगाए गए जिसमें शहर से बाहर और शहर के अंदर आना प्रतिबंधित किया गया बिना किसी परमिट के। इन सारी चीजों को लागू करने के बाद धीरे धीरे चीजें नियंत्रित होने लगी और अभी चीजें काफी नियंत्रण में है। जी, तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि हर परिस्थिति, जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। ये अपने आप में पूरा जिस तरह की चुनौती इंदौर शहर झेल रहा है, पुलिस प्रशासन जो है उनको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो महामारी का दौर है जिसमें पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल घड़ी है, तो ये क्या सिखा कर जा रहा है? एक तरफ आप देख रहे हैं कि कुछ अलग इसको पूरे देश में कंट्रोल करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उसको भी इन्वोक किया गया, एपिडेमिक डिजीज एक्ट उसको भी इन्वोक किया गया, अलग तरह की ताकतें हैं वो प्रशासन के हाथ में आ जाती है जब इस तरह के एक्ट हैं उनको इन्वोक किया जाता है। तो क्या ये पूरी परिस्थितियां जो एक अलग तरह की रही पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, क्या हमें वो सीख देके जा रही है? पुलिस को इस मजबूत घड़ी में ये सीख मिलती है कि चुनौती को किस तरह अवसर में बदला जा सकता है। जिस तरह पुलिस के सामने ये अभूतपूर्व अप्रत्याशित चुनौती आई, उसमें सबसे पहले इस तरह की हम जानते हैं कि हम लोग किसी के जीवन काल में इस तरह की चुनौती नहीं आई होगी, पुलिस के लिए भी बिल्कुल अप्रत्याशित थी। इसे पुलिस ने एक बड़ी मजबूत टीम के रूप में काम किया है। उन विपरीत चुनौतियों, विपरीत हालातों के बारे में जिसके लिए वो अभ्यस्त नहीं थे, उसके बाद भी पुलिस ने उसमें बेहतर काम किया है। और मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक सर्वे कराया गया था पूरे देश में। उस पत्रिका के सर्वे में ये इस बात का जिक्र था कि पुलिस के प्रति लोगों का जो भरोसा था लगभग 2 महीने पहले उस पत्रिका के अनुसार उसमें 27% था। उसने अपने मानदंडों के आधार पे दिया था कि उसमें पुलिस को माना गया था कि 27% लोग पुलिस में पूरी तरह से भरोसा करते हैं। अभी जो 2-3 दिन पहले उन्होंने सर्वे किया था उसमें पाया गया कि 68% लोगों ने, जो कि पिछले 50 सालों में शायद सबसे ज्यादा एक भरोसे वाली बात उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि लोगों का भरोसा बढ़ा है। लगभग 68% लोगों का भरोसा बढ़ा है पुलिस के प्रति, एक लोगों की सदाशयता बढ़ी है। यानी कि एक बड़ी चीज है कि कोई एक एजेंसी काम कर रही है, उस एजेंसी के प्रति लोगों का एक भरोसा बढ़ना है, विश्वास पैदा होना। और पुलिस ने लगातार अपने पूरे दमखम से, लगातार विपरीत हालातों में भी ऊंचे मनोबल से जिस तरह से काम किया है, वो हमारे लिए या दूसरी एजेंसी के लिए भी एक बड़ी यादगार चीज है। और ये दिखाती है कि अगर विपरीत परिस्थितियां भी हों, चुनौतियां भी कितनी बड़ी हों, तो अगर हौसलों से काम किया जाए तो उसे हम बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि स्थिति पूरी तरह से अभी समाप्ति की तरफ नहीं है, अभी भी हम उन चुनौतियों के बीच में खड़े हैं, लेकिन चीजें सकारात्मक दिशा में बढ़ रही हैं और हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि चीजें पूरी तरह नियंत्रित होंगी। जी, तो चीजें सकारात्मक दिशा में बढ़ रही हैं, अभी भी चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन पुलिस फोर्स का जो जज्बा है वो कायम है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों की सुरक्षा में जुटे हैं, महामारी से सुरक्षा में जुटे हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, तकनीक का भी आप सहारा ले रहे हैं, बैरिकेडिंग भी कर रहे हैं। अचानक से जब चुनौती आती है और वो पूरे प्रदेश में एक खास शहर पर ज्यादा आ जाती है, तो डीआईजी इंदौर आप हैं, जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कॉपरेशन लोगों से भी चाहिए, अपनी पुलिस फोर्स में जो लोग हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है, उनके भी घर वाले हैं, तो काफी तमाम तरह के जो
हालात हैं उससे जूझते हुए किस तरह से आप पूरे शहर को सुरक्षित कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।